मेरा सवाल है कि दाढ़ी की क्या हकीकत है, और आया दाढ़ी रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, इसकी क्या हकीकत है, जरा इस पे बात करें। चलें, अच्छा हुआ आपने ये सवाल कर लिया। ये सवाल इस लिए भी अहम था क्योंकि बहुत सारी ईमेल्स भी आ चुकी हैं और बहुत सारे लोग जो है वो इधर उधर भी वो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जी ये आपने अहमद ईसा साहब ये दाढ़ी क्यों मूंड ली जी, आपने जी बाल भी काट लिए और दाढ़ी भी मूंड ली, तो ये आपने गलत किया, आपने ऐसा क्यों किया? ठीक है जी। जी तो मेरे पर भी सबसे पहली बात यह है कि कोई भी काम अगर किया जाता है, कुछ भी, या आप कोई भी शय बनाते हैं, कोई भी शय बनाते हैं, कोई काम करते हैं, कुछ खरीद कर लाते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो मैं आपसे पूछता हूं क्या बगैर मकसद के कुछ करेंगे? जी नहीं। जी जी नहीं। जी भाई, हर काम का कोई ना कोई मकसद होता है या नहीं होता? जी उस्ताद जी, बिल्कुल होता है ना, बगैर मकसद तो कुछ नहीं होता। नहीं। जी उस्ताद। ठीक है, जी तो मैं ऐसे लोगों से काउंटर क्वेश्चन करता हूं कि भाई मुझे ये जो दाढ़ी है इसका मकसद बता दो, दाढ़ी रखने का मकसद क्या है? दाढ़ी रखने का मकसद क्या है? मकसद क्या है? और मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि कोई एक भी ऐसा शख्स या मुलाटा नहीं है कि जो ये बता सके कि इसका मकसद क्या है। क्यों बता कैसे सकेगा? मकसद उसका कोई है ही नहीं। मिसाल के तौर पर छोटी सी मैं मिसाल आपके सामने रखता हूं। आप बाहर जाते हैं ऐसी जगह पर जहां पूरे शहर का कचरा फेंका जाता है, गंद फेंका जाता है जी। जी वहां से अगर कोई शख्स कचरा, गंदगी उठाकर, गलाजत उठाकर अपने घर में ले आता है, तो क्या वो गलाजत उठाकर लाने का कोई मकसद होगा? नहीं। ऐसी हरकत कौन करता है? कोई अक्लमंद करता है? नहीं। नहीं। कौन करता है? बेवकूफ। कोई बेवकूफ। दो तरह के लोग करेंगे। नंबर एक, बेवकूफ होगा, ठीक है ना, जी उस्ताद। पागल होगा, मेंटल होगा, ज़हनी तवाज़ुन उसका ठीक नहीं होगा। जी उस्ताद। नंबर दो हो सकता है उसे किसी ने कहा हो कि भाई फलां जो कचरे का ढेर है उससे अगर गंद उठाकर लाएं, अपने घर में महफूज कर रखें तो इतने अरसे बाद सोना बन जाता है, जी इतने अरसे बाद वो डालरों में कन्वर्ट हो जाएगा जी, जी उसकी इतनी नेकियां मिलेंगी, इतना स्वाब मिलेगा जी। जी उस्ताद जी। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? जी बिल्कुल। लेकिन क्या ऐसा करने से वाकईतन डॉलर बन जाएंगे, गोल्ड बन जाएगा, नेकियां मिल जाएंगी? नहीं। तो मेरे प्यारे भाई देखें, दो बातें हैं। पहली बात तो यह, सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहिए कि ये दाढ़ी जो है इसका मकसद क्या है। अगर अहमद ईसा दाढ़ी रखता है या कोई भी दाढ़ी रखता है, उसको फायदा क्या होगा? अगर वो उतारता है तो उसका नुकसान क्या होगा? पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर ये दाढ़ी जो है ये वेस्ट साबित होती है, कचरा साबित होती है जी, फुजला साबित होती है, वेस्ट, तो क्या वेस्ट को, फुजले को अपने बदन पर या अपने घर में सजा कर रखा जाता है या फिर उसको कूड़े के ढेर पर फेंका जाता है? फुजले को उसके मकाम पर फेंका जाता है जी, कूड़े के ढेर पर। कूड़े के ढेर पर फेंक सकता है। अब जरा गौर कीजिएगा मेरे पर भी, दाढ़ी क्या है? कोई भी साइंस की फील्ड का शख्स अगर मैं गलत हूं तो मुझे गलत साबित कर दे, करके दिखाएगा, ठीक है ना? हर बंदा मेरी तस्दीक करेगा जो मैं बात कर रहा हूं, वाकईतन ये हक है, और मैं चैलेंज करता हूं दुनिया की कोई ताकत मेरी बात को गलत साबित करके दिखाए। ये जो दाढ़ी है, या दाढ़ी को छोड़ें, आपके जिस्म पर निकलने वाले जितने भी बाल हैं, आपके जिस्म पर निकलने वाले नाखून हैं, ठीक है जी, जी उस्ताद जी। आपकी बॉडी पर आने वाला जो पसीना है, आपके जिस्म पर जो खाल है, आप ये क्या है?
ये बिल्कुल वैसा ही वेस्ट है, फुजला है, जो आप पखाने और पेशाब के जरिए खारिज करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, एक और मजे की बात आपको बता दूं, वो क्या है? मजे की बात यह है कि ये जो बाल हैं, ये जो बाल हैं, ये ऐसा वेस्ट है कि जो पहाने और पेशाब से ज्यादा खतरनाक है। जानते हैं? नहीं जानते? ये मैं साइंटिफिकली इसको प्रूव करूंगा। ठीक है जी, मैं इसे साइंटिफिकली प्रूव करूंगा। अब गौर कीजिएगा। आगे डिटेल में जाने से पहले मैं एक छोटी सी मिसाल आपके सामने रखता हूं। मिसाल के तौर पर ऐसा होता है, खाम माल आता है। क्या आता है? खाम माल आता है पत्थरों की सूरत में। किसकी सूरत में? पत्थरों की सूरत में। उन पत्थरों को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़े करके उनके अंदर जो अनासर होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो निकाल लिए जाते हैं। वो एलिमेंट्स निकाल लिए जाते हैं। पीछे क्या रह जाएगा? रेत, मट्टी, बजरी वगैरह। ऐसा ही है? जी उस्ताद। अच्छा, वो जो रेत, मट्टी और बजरी है उसको एक साइड पर रख दें, ज़हन में रखना है। नंबर 2, वो जो केमिकल्स निकाले गए उन पत्थरों से, क्या निकाले गए? केमिकल्स। वो केमिकल्स क्या हैं? वो इंतहाई खतरनाक हैं या नहीं हैं? बिल्कुल खतरनाक है। उन केमिकल्स को जब लेबोरेटरी के अंदर ले जाकर, लैब के अंदर ले जाकर प्रोसेस किया जाता है, उन केमिकल्स को प्रोसेस किया जाता है, तो फिर उनसे जो वेस्ट निकलता है, केमिकल्स का जो वेस्ट होता है, वो ज्यादा खतरनाक है या फिर वो जो मट्टी, रेत वगैरह, वो ज्यादा खतरनाक है? वो वेस्ट बताएं जी। जो पहली वाली रेसिड्यू है। खतरनाक ज्यादा कौन सा होगा? केमिकल जब प्रोसेस लैब में जाके किए जाते हैं, उनसे निकलने वाला वेस्ट ज्यादा खतरनाक होता है, या फिर वो रेत और बजरी खतरनाक है ज्यादा? उनसे वेस्ट निकल जाता है खतरनाक, केमिकल का वेस्ट। जी, केमिकल का वेस्ट। भाई अगर कोई केमिस्ट्री का स्टूडेंट है या कोई केमिस्ट्री का जानने वाला है तो वो बता दे, जवाब दे दे। कोई मुश्किल है? कोई मेडिकल फील्ड का है, बता दे। केमिकल्स जहर होते हैं, इंतहाई तबाहकुन मवाद होता है। समझ आ रही है नहीं आ रही? जी उस्ताद जी, बिल्कुल। केमिकल जो होता है वो क्या होते हैं? क्या होते हैं? खतरनाक, जहरीले, इंतहाई जहरीले और तबाहकुन मवाद होते हैं, मवाद होता है। केमिकल्स को जब प्रोसेस किया जाता है, उससे जो वेस्ट निकलता है, तो जो कंपनियां हैं या कारखाने हैं, उनसे जाकर पूछें वो केमिकल्स का जो वेस्ट है उसका क्या करते हैं। उनको समझ नहीं आती कि इसको जाया कैसे करें। ठीक है ना? जी उस्ताद जी, बिल्कुल। उन केमिकल्स के वेस्ट से आज पानी पोल्यूट हो चुका है। तरह तरह की बीमारियां, कैंसर, क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? जी उस्ताद जी। मेरे फिर भी जब आप अपनी बॉडी में गौर करें तो आपको पता चलेगा कि आप जब कुछ भी खाते हैं, जब आप कुछ भी खाते हैं, मिसाल के तौर पर एक सेब की मिसाल लें। एक सेब है, आप एक सेब खाते हैं तो वो सेब आपकी नीड नहीं है। आपकी नीड क्या है? आपकी नीड है उस सेब में मौजूद केमिकल्स। उस सेब में मौजूद है केमिकल्स। अब वो सेब क्या है? सेब पैकिंग है, जिसमें आसान तरीके से उन केमिकल्स को पैक किया गया है। किस तरह से? पूरी टाइमिंग के हिसाब से कि किस वक्त कौन सा केमिकल सामने आए, किस वक्त कौन सा केमिकल निकालना है। ठीक है ना? पहली चीज टाइमिंग है। नंबर 2, यानी जैसे वो होता ना कि कौन सी पहले डालनी है, कौन सी बाद में डालनी है, कौन सी पहले लानी है, कौन सी बाद में इस्तेमाल करनी जी। इसी तरह जो आपका रिज़्क है उसके अंदर इन केमिकल्स को तरतीबवार जो है अपने अपने मकाम पर रखा हुआ होता है, महफूज किया होता है, रैप किया हुआ होता है। ठीक है जी? जी। नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2,
अगर ये केमिकल जो आपकी बॉडी की नीड है ये बराह रास्त जिस्म में डाले जाएंगे तो जहां जहां से गुजरेंगे तबाही फेर देंगे। ठीक है ना, जहां जहां से गुजरेंगे तबाही फेर देंगे, जिस्म का तवाज़ुन बिगाड़ कर रख देंगे, आपको तरह तरह की बीमारियां लाक हो जाएंगी, क्योंकि ये केमिकल्स इंतहाई खतरनाक होते हैं। तो ये केमिकल्स असल आपकी बॉडी के नीड, सेब या फ्रूट या ये रिजक नहीं, असल रिजक जो होता है वो होता है उनके अंदर मौजूद केमिकल्स, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ। जब कुछ भी आप खाते हैं वो आपके मैदे में जाता है तो मैदा क्या करता है, मैदा माइनिंग करता है, पहले कौन सी चीज निकालनी है बाद में कौन सी निकालनी है, पूरी टाइमिंग के हिसाब से मैदा जो है माइनिंग करता है। जब मैदा माइनिंग कर लेता है तो उसके बाद क्या होता है कि वो अनासर निकाल के खून को दे दिए जाते हैं, और जो बाकी सारा होता है मवाद, वो सारे का सारा क्या होता है, वो पखाने और पेशाब के जरिए बॉडी से निकाल दिया जाता है, बॉडी से निकाल दिया जाता है, जिसे आप कहते हैं हमारा फुजला, क्या कहते हैं, फुजला। वो फुजला क्या होता है, वो फुजला महज ये होता है जैसे आप सब्जियां लें या फ्रूट लें, कोई भी चीज लें, उसको आग पर पका पका के उसको ग्राइंड करें तो वो क्या बन गया, वही बन जाएगा। हाँ, सिर्फ इतना है कि बॉडी आपकी उसमें से केमिकल्स निकाल लेती है। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा जी? केमिकल्स निकाल लेती है। अब वो जो फुजला है वो क्या है, वो नेचर ने दूसरी मखलूकात का रिजक बनाया है। आप गोया के नेचर पर दूसरी मखलूकात का रिजक प्रोड्यूस करने वाली मशीन है। समझ आ रही नहीं आ रही? जी। अब अगर आप गटर बनाते हैं, टॉयलेट बनाते हैं, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा, वो मखलूकात, ये वेस्ट जिनकी खुराक है, जिनका रिजक है, वो तो नापैद हो जाएंगी। नंबर 1 ये भी आपके सामने में आ जाएगा। नंबर 2 आगे बढ़े मेरे प्यारे भाइयों, जब वो अनासर खून के जरिए, फिर क्या होता है, हर खुलिये में जाते हैं। जब वो अनासर खून के जरिए जिस्म के हर खुलिये में जाते हैं तो क्या होता है, नंबर 1 एक नया खुलिया प्रोड्यूस होता है, नंबर 1 उनसे नया खुलिया, नंबर 2 उनसे कुछ मवाद जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, गर्म और ठंडी एनर्जी में। ठीक है जी? जी उस्ताद जी, बिल्कुल। वो गर्म और ठंडी एनर्जी जब आपस में मिलती है, रिएक्ट करती है, उसका रिएक्शन आपके जज्बात, आपके एहसासात, आपका बोलना, आपका देखना, आपका चलना, आपका पलकें झपकना, आपके हाथों को हरकत, आपका चलना, ठीक है ना, ये सारी चीजें। जी उस्ताद जी। नंबर 3 जो खुलिये जब बनते हैं तो खुलिये जब प्रोसेस करते हैं तो क्या होता है, खुलिये जब उन केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं तो उनमें से वेस्ट निकलता है। क्या निकलता है? वेस्ट निकलता है। वेस्ट निकलता है। उस वेस्ट को आपकी बॉडी कहती है ये मेरी जरूरत नहीं है, अगर ये मेरे पास रहा तो ये नुकसान पहुंचाएगा। जैसे पखाना अगर अंदर ही रहे, पेशाब अगर अंदर ही रहे, फायदा देगा या नुकसान देगा? नुकसान देगा। बिल्कुल इसी तरह वो जो केमिकल्स हैं जब वो प्रोसेस होते हैं, उन केमिकल्स का जो वेस्ट होता है वो वेस्ट होता है जिसे आप बाल कहते हैं। क्लियर हो रहा है भी नहीं हो रहा? जी उस्ताद जी, बिल्कुल। मैं जितने भी मेडिकल फील्ड के जो लोग हैं उनको चैलेंज करता हूं मेरी बात को गलत साबित करके दिखाएं। अब जब इस बशर को वजूद में लाया गया था, मजे की बात क्या है, मजे की बात यह है जब इस बशर को वजूद में लाया गया था, ह्यूमन बीइंग को जब नेचर वजूद में लाई थी, तो उस वक्त इसके सिवाय सर के पूरे जिस्म पर बाल नहीं होते थे, मूंछें नहीं थी, दाढ़ी नहीं थी, जिस्म के ऊपर कहीं कोई बाल नहीं थे। क्यों? क्योंकि ये वो केमिकल्स हैं जो केमिकल्स आपके ब्रेन को चाहिए, बॉडी को नहीं चाहिए। जी अगर ये केमिकल्स क्या करते हैं, ये केमिकल्स जो हैं सोचें और फिक्रें प्रोड्यूस करते हैं। ये जो बाल है नायलॉन, समझ आ रही है नहीं आ रही? जी। ये नायलॉन उन अनासर का वेस्ट है जो अनासर सोचें और फिक्रें प्रोड्यूस करते हैं। अगर वही अनासर बॉडी का एक एक खुलिया लेगा, इनको प्रोसेस करेगा, तो आपकी बॉडी के अंदर इंतशार आ जाएगा, आपकी बॉडी ब्रेन के कंट्रोल में नहीं रहेगी।
जी उस्ताद जी। बात समझ आ रही नहीं आ रही? जी जी उस्ताद जी, तो ये हजरत इंसान के फसाद का नतीजा है कि इसने वो अनासर जो सिर्फ ब्रेन को चाहिए थे वो पूरे के पूरे जिस्म को एक एक सेल को फराहम कर रहा है, और हर सेल जो है वो जिस्म के अंदर शरीक बना हुआ है। जैसे आसमानों ज़मीन में ये जो इंसान है, ये बशर है, ये शरीक बना हुआ ना, अपनी मर्जियां करता है। ये आसमानों ज़मीन नेचर के ताबे नहीं है, बागी है। इसी तरह हजरत इंसान के जिस्म का एक एक खुलिया इसका बागी बना हुआ है, इंतशार है, हर खुलिया अपनी मर्जी करता है। जी वजह क्या है? वजह यह है कि भाई जिन अनासर से ब्रेन वजूद में आता है, जिन अनासर से सोचें फिक्रें वजूद में आती हैं, डेवलप होती हैं, आप वो अनासर बॉडी के एक एक खुलिये को फराहम कर रहे हो। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? जिस वजह से ना सिर्फ आपकी बॉडी में इंतशार है बल्कि आपकी बॉडी के अंग अंग से वो वेस्ट फिर निकलना तो है ना। जी बिल्कुल। अब आप जरा गौर करें, अगर आप नेचर के साथ जुड़े रहें, नेचर के साथ जुड़े रहें तो आपकी जिंदगी कम होगी या ज्यादा होगी? ज्यादा होगी। जब आप नेचर के शरीक बने तो उम्र कम, ऐसा ही है ना? जी उस्ताद जी, नेचर के शरीक क्यों बने? जब ने कहा हमारे में दिमाग है, अकल बड़ी है, तो जब आप अपने जिस्म के हर खुलिये को यह दिमाग फराहम करेंगे, हर खुलिया आपके दिमाग के ताबे रहने के बजाय अपनी अपनी मनमानियां, अपनी मर्जियां करेगा, सोचों में फिक्रों में इंतशार, दिमाग आपका कुछ सोचेगा, हाथ कुछ करने की सोचेंगे जी, आपका बाकी जिस्म कुछ और करने की सोच रहा होगा जी। समझ आ रही नहीं आ रही? जी तो उस्ताद जी, नतीजा क्या निकलेगा? जारी बात है, फिर बीमारियां भी लगेंगी, सोचों में भी इंतजार, फिक्रों में इंतजार, उम्र और कम होगी। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? जबरदस्त। जी उस्ताद ये कहते हैं, दलील ये पेश करते हैं कि एक तरफ ये अहमद ईसा कहता है कि नेचर में तब्दीली ना करो, फितरत को बदलो ना, दूसरी तरफ दाढ़ी काट दी, ये नेचर में, ये देखो अल्लाह की फितरत को बदल दिया इसने। वो अकल के अंदर इसको पहले नेचर साबित तो करो। ये तुम्हारी दाढ़ी, ये मूंछें नेचर नहीं है गधे के बच्चों जी। जी उस्ताद जी, ये नेचर नहीं है, ये तुम्हारे करतूतों का नतीजा, तुम्हारे फसाद का नतीजा है जो तुम्हारे आबा अजदाद ने किया, आज तुम भी कर रहे हो। जब इस बशर को वजूद में लाया गया, ना इसके चेहरे पर बाल थे, ना इसकी मूंछें थी, ना इसकी बाकी बॉडी के ऊपर। और फिर दूसरी बात, जब इसको वजूद में लाया गया, इसके नाखून निकलते थे लेकिन इसे काटने की जरूरत नहीं पड़ती थी। क्यों? उनके निकलने की रफ्तार इंतहाई स्लो थी, पहली बात। नंबर दो, वो खुद बहुत जड़ते रहते थे, जैसे बॉडी के डेड सेल जड़ते हैं ना, जी उस्ताद जी, इस तरह वो आगे से जड़ते रहते थे, काटने की जरूरत ही पेश नहीं आती थी। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? जी बिल्कुल। तो पहली बात तो यह है, जब ये पहली चीज तो यह कि ये नेचर ही साबित नहीं हो रही, ये तो उल्टा फसाद है। नंबर दो, जब ये बॉडी का वेस्ट है, फुजला है, तो क्या फुजले को सजाया जाता है? वेस्ट को सजाया जाता है जी? नहीं। क्या किया था? वेस्ट का जो मकाम है उसको उसके मकाम पर रखा जाता है। क्या कहा गया? अस्सलात कायम करो। अस्सलात का मतलब क्या? हर शय का जो मकाम है, हर शय को उसके मकाम पर रखो। तो भाई ये वेस्ट है, निकलता है, अहमद ईसा इसको उतारेगा, जो इसका मकाम है फेंकेगा। हाँ, अगर तुम मुलाटों को, तुम मुसलमानों को दाढ़ी इतनी प्यारी है तो आज से बताओ, मुझे एड्रेस दे दो, जिसको हफ्ते की चाहिए हफ्ते बाद मूंड के भेज दूंगा, जिसको महीने की चाहिए महीने की भेज दूंगा जी। जी हाँ, जिसको एक मुट्ठी भर पसंद है उसको मुट्ठी भर भेज दूंगा, टेंशन खत्म, तुम संभाल के रख लो जी। हाँ, यहां यह भी सवाल किया जा सकता है जी, आपने फिर पहले दाढ़ी क्यों रखी थी? हाँ रखी थी। क्यों रखी थी? मेरा दावा, मैं हूं कौन? मैं रसूल हूं, नेचर का नुमाइंदा हूं, नेचर का भेजा हुआ मैसेंजर ऑफ मदर नेचर। तो रसूल का मकसद क्या होता है? रसूल में तो उस्वातुन हसना होता है। अगर मैं शुरू से इस तरह सामने आता तो फिर जो आज तक ये वेस्ट लिए घूम रहे हैं उनके लिए उस्वा हसना साबित होता। वो कहा हम कैसे उतारें, शर्म आएगी, ये होगा, लोग क्या कहेंगे, फलां क्या कहेगा जी। अहमद इसने इतनी बड़ी बड़ी रख के, इतने बड़े बड़ा मूंड के रख दिए, नहीं लो, किसी की परवाह नहीं करनी, इस तरह करना है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही?
बिल्कुल उस्ताद साहब। जी बिल्कुल। बाकी अगर जरा गौर करें, इन्हीं से सवाल कर लें, इन्हीं से पूछ लें, इन्हीं से पूछ लें, सवाल कर लें। मोहम्मद ने कहा मूंछें कुतरवाओ, क्यों कहा? सवाल ही पता था क्यों कहा? ओ अकल के अंधो, पहली चीज ये बॉडी का वेस्ट है, नंबर एक। नंबर दो, ये जो नायलॉन है इसका मामला ये होता है कि जो हवा होती है, हवा के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, जो इंतहाई जहरीला मवाद होता है, जो गंद होता है, वेस्ट होता है, ये उसको खींचता है। ऐसे ही खींचता है जैसे मैग्नेट जो है मगनातीस लोहे को खींचता है। समझ आ रही है नहीं आ रही? तो जब आप सांस लेते हैं तो ये क्या होता है? जब आप सांस लेते हैं तो आपकी बॉडी का जो वेस्ट है, कुछ वेस्ट बहाने की सूरत में निकल रहा है, कुछ पेशाब की सूरत में, कुछ पसीने की सूरत में, कुछ बालों की सूरत में, और कुछ जो है वो नाक से उस सूरत में, और कुछ जो आप सांस ले रहे हैं बाहर गैस खारिज कर रहे हैं, इस सूरत में निकल। अब जब आप गैस बाहर खारिज करते हैं तो उसके अंदर इंतहाई जहरीले बैक्टीरियाज होते हैं, इंतहाई जहरीले केमिकल्स होते हैं। तो ये जो बाल हैं इनके अंदर ये चीज पाई जाती है, ये जो नायलॉन है इसके अंदर ये चीज पाई जाती है कि जब आप सांस लेते हैं तो वो जो सांस के जरिए से अंदर से वेस्ट आ रहा होता है वो बालों के साथ चिपक जाता है, ऐसे जैसे लोहा मगनातीस के साथ चिपक जाता है। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? जब आप सांस वापस अंदर खींचते हैं, जब आप सांस वापस अंदर खींचते हैं तो नतीजा ये निकलता है कि वो जो बैक्टीरिया है, वो केमिकल्स हवा के दबाव से वो उड़कर फिर वापस अंदर चले जाते हैं, जिससे आपको फिर नुकसान पहुंचेगा। ठीक है ना? जी बिल्कुल। ये वजह जिस वजह से कहा मूंछें कुतरवाओ। फिर इसके अलावा बगलें क्यों साफ करते हो? बगलें क्यों साफ करते हो भाई? मुंह पर आया, नाम दाढ़ी रख ली, बाकी हैं बाल नहीं है? बाल हैं, चेहरे पर आए, यहां आए, सर पर आए, जिस्म के किसी भी हिस्से पर आए, बाल हैं। और ये बाल क्या है? ये वेस्ट है। ये क्या है? ये वेस्ट है। वेस्ट है। और तुम रब का एहसान मानो कि रब ने तुम्हें मुशक्कत में नहीं डाला, रब ने तुम्हारे लिए आसानी कर दी। समझ आ रही है नहीं आ रही? जी बिल्कुल आ रही। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? जी बिल्कुल क्लियर हो रहा है जी नहीं। तो इस तरह जहां जहां से तुम कहते हो जी वहां बालों का उतारना लाजिम है, और जो नहीं उतारता कहता नहीं ये सिख है, काफिर बन गया, इसकी तो जनाब 40 दिन की नमाजें नहीं कबूल होंगी जी। समझ आ रहे हैं जी। तो वहां से क्यों उतारते हो जी? वहां से क्यों उतारते हो? वहां से बिना ना उतारो। क्यों उतारते हो? इस वजह से उतारते हो क्योंकि बॉडी से खारिज होने वाला जो वेस्ट है, बाकी पसीने के जरिए, और जो डेड सेल होते हैं बॉडी के, वो चिपक जाते हैं। और भाई जैसे दरख्त जो होते हैं, आप कहते हैं दरियाओं के किनारों पर दरख्त लगा दो, क्यों? क्योंकि जमीन का कटाव नहीं होगा, जमीन बहेगी नहीं। ऐसा ही है ना? जी ऐसा ही। इसी तरह आपके चेहरे के ऊपर अगर बाल हैं तो आपके जो डेड सेल निकल रहे होते हैं वो बिखरते नहीं, वो यहीं चिपके रहते हैं, लेयर्स आ जाती हैं। और वो डेड सेल जब उनको नमी मिलती है और फिर उनको हरारत मिलती है, वो बैक्टीरियाज की सूरत अख्तियार कर लेते हैं, उनके अंदर जान आ जाती है, जान बन जाती। जी क्लियर हो रहा है? भी नहीं हो रहा? जी बिल्कुल क्लियर हो रहा है। हाँ, हम नहीं कहते दाढ़ी ना रखो, रखो दाढ़ी, लेकिन पूरे जिस्म में आप जहां जी चाहे बाल रख सकते हो, नाखून रख सकते हो, लेकिन क्या आप सफाई रख सकते हो? तज़किया अपना कर सकते हो? हर वो शय आपने अपने जिस्म से दूर करनी है जो भी तज़किये में रुकावट बन रही है। ठीक है जी? जी समझ आ रही है? भी नहीं आ रही? जी बिल्कुल आ रही। जी उस्ताद जी बिल्कुल जबरदस्त। आज भी आप अमेज़न के जंगलात में जाएं, अमेज़न के जंगलों में जो रहने वाले लोग हैं उनको दाढ़ियां नहीं आती, मूंछें नहीं आती, उनके जिस्म पर बाल नहीं है। जी उस्ताद जी। हैं इतने नहीं है, ना होने के बराबर हैं। क्यों? इंसानी असरात तो मुरतब है ना वहां भी, लेकिन इतने नहीं है। क्लियर हो रहा? भी नहीं हो रहा? जी बिल्कुल ऐसा ही। या अभी भी समझ नहीं आ रही? जी बिल्कुल समझ आ रही। जी तो उनको दाढ़ियां क्यों नहीं निकल रही?
क्या रब की उनके साथ दुश्मनी है? रब नहीं चाहता कि वो भी नबी या अंबिया की सुन्नत इख्तियार करें? ये कहना कि हर रसूल ने दाढ़ी रखी थी, इससे बड़ा झूठ है नहीं। तुम लोग से मतलब ये पूछो, तुम हर रसूल की मौजूदगी में मौजूद थे जी? कुरान कह रहा है रसूल बेसिस वक्त किया जाता है जब जलाल मुबीन होती हैं, किसी को हक का एक राई बराबर भी इल्म नहीं होता जी। बात समझ आ रही है भी नहीं आ रही? क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? जी। ईसा इब्ने मरियम को जब मसलूब किया गया तो 1 इंच 1.5 इंच दाढ़ी थी। वो भी क्यों थी जानते हैं? क्यों थी? इस वजह से कि ये पकड़ने के लिए पीछे लगे हुए थे और ईसा इब्ने मरियम छुपा हुआ था। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? हाइड था, हाइड होने की वजह से वो उतार नहीं सका। जी बिल्कुल। जहां तक मोहम्मद ने दाढ़ी रखी तो मोहम्मद ने दाढ़ी क्या इस वजह तो नहीं रखी कि जनाब ये कोई बड़ा पवित्र काम है। वो भाई मजबूरी थी। दाढ़ियां दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन दाढ़ी शेव करते रहे। यहां पर जो जिम्मेदारी है वो पूरी करनी है जी। और उस वक्त उस तरह रेजर ये सारा कुछ तो था नहीं जो जनाब आराम से ची चा करके परे मारो जी। लिहाजा ए मुसलमानों, मुझे ये बताओ कि जो गंद है, जो वेस्ट है, उसको चेहरे पर, घर में या जिस्म पर सजा कर रखा जाता है? पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर तुम कहते हो कि नहीं जी दाढ़ी रखना जी सुन्नत है, सुन्नत है, सुन्नत है, तो फिर तुम इसे सुन्नत साबित करके दिखाओ। कैसे साबित करोगे? ये सामने कोई कज़ाब नहीं बैठा हुआ, तुम्हारा कोई मुल्लाटा नहीं बैठा हुआ कि जिसे तुम बातों से घुमा फिरा लोगे। ये सामने रब का रसूल बैठा हुआ है, मैसेंजर ऑफ मदर नेचर बैठा हुआ है, ठीक है ना? तो परेशान नहीं होना। तुम्हारे जितने भी तुम्हें अमराज लाहक हैं, हर मर्ज की दुआ हमारे पास है, हर मर्ज की दुआ। कोई ऐसा मर्ज नहीं है कि जिसकी वैक्सीन हमारे पास ना हो, ठीक है ना? तमाम वैक्सीनें हमारे पास हैं। हाँ, इसके अलावा अगर तुम्हें अहमद ईसा की दाढ़ी की इतनी परेशानी लाहक है तो बता दो जिस जिसको चाहिए, जितनी जितनी चाहिए, 1 दिन की चाहिए, हफ्ते की चाहिए, 40 दिन की चाहिए, एक जो है वो मुश्त, जो एक मुश्त जिसे कहते हैं, एक यही मुट्ठी कहते हैं ना, एक मुट्ठी चाहिए। हाँ, एक बालिश, जितनी चाहिए, जितनी चाहिए। अपना एड्रेस भेज दो, तुम्हारे एड्रेस पर अगली बार भेज दूंगा, ठीक है ना? और फिर ऐसा करूंगा, ये एक्सप्रेस सर्विस के जरिए भेजूंगा ताकि तुम्हें दूसरे दिन मिल जाए, ठीक है ना जी? भाई वेस्ट है, हम क्यों वेस्ट रखें? वेस्ट का जो मुकाम उसे वहां रखेंगे, बात खत्म। बिल्कुल जी जी। कोई और इस हवाले से, दाढ़ी के हवाले से मजीद सवाल हो तो सवाल कर सकते हैं। अच्छा, फिर यहां एक और मजे की बात है। मजे की बात यह है कि इनको दाढ़ी काटने में फितरत तब्दील होती हुई नजर आ रही है जी। जो पहाड़ों को काटा जा रहा है, जो जमीन की माइनिंग की जा रही है, जमीन से खाम तेल निकाला जा रहा है, जो दरख्तों को काटा जा रहा है, आसमानों जमीन का तवाज़ुन बिगाड़ा जा रहा है, जो खबीस रिज़्क प्रोड्यूस किया जा रहा है, खबाइस खाए जा रहे हैं, वो फितरत तब्दील होती नजर नहीं आ रही है जी। जी उस्ताद जी, उस्ताद जी बिल्कुल। हाथी निगल रहे हैं, हाथी निगल रहे हैं, दुम के एक बाल के ऊपर इनको जो है वो तकलीफ हो रही है, दुम का बाल नजर आ रहा है जी। पूरा हाथी नजर नहीं आ रहा, उसे निगल रहे हैं। एक जो बाल है ना, बाल, उसके ऊपर इनको बहुत तकलीफ हो रही, वो इनको नजर आ रहा है जी उस्ताद जी। इनसे बड़ा कोई मुनाफिक है? और मुनाफिक तो ये है ना। कैसे? अपनी रिवायात को उठा के देख लें। मोहम्मद ने क्या कहा था? मोहम्मद ने कहा था मुनाफिक की पहचान जान लो क्या है। मुनाफिक की पहचान क्या है? मुनाफिक की पहचान यह है कि जब वो बात करेगा, यानी मिसाल के तौर पर कहीं पर इख्तलाफ हो जाता है, ठीक है ना, कहीं पर इख्तलाफ होता है और वो जब बात करेगा, पहली बात वो बात नहीं करेगा, पहली बात बात नहीं करेगा, वो भागेगा, वो भागेगा, वो बात नहीं। क्यों? वो भाई बातल ना जी उस्ताद जी। वो कुफर छुपाया हुआ है उसने अंदर,
ज़बान से सिर्फ बड़े बड़े दावे कर रहा है, तो जो है ही बातिल, वो कैसे सामना करेगा, कैसे बात करेगा? वो बात नहीं करेगा, वो भागेगा। और अगर मजबूरन उसे सामना करना ही पड़ जाए तो बात नहीं करेगा, बल्कि गालियां देगा, बकवासात करेगा, तोहमतें लगाएगा, मलामतें लगाएगा। ठीक, तोहमतें लगाएगा, मलामतें करेगा, मुंह से जाग निकालेगा, फिर बिलाहर लड़ेगा, लड़ाई पर उतर आएगा। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? ये है मुनाफिक की पहचान। तो ये अपने आप को मुसलमान कहलवाने वाले जरा अपने गिरेबान में झांक लिए क्या कर रहे हैं जी। पहली तो चीज अहमद ईसा के मुकाबले पर सामने नहीं आते, भाग रहे हैं। दूसरी चीज, अगर सामने आते हैं तो क्या करते हैं? गालियां, बकवासात, तोहमतें, मलामतें, कुत्तों की तरह भौंकना, दाड़ना, चीखना, चिल्लाना, और बिलाहर तू हमारे हथे चढ़, हम तेरी बोटी बोटी कर देंगे, तुझे कत्ल कर देंगे, तेरा सर उतार देंगे, तुझे ये कर देंगे, तुझे वो कर देंगे। वो मुनाफिक और क्या करता है जी? मुनाफिक और क्या करता है? मुझे भी तो बताए ना। यही करता है, यही तो करता है जी। तो हमें तो पता तुम लोग मुनाफिक हो, हमें तो पता है, हम तो जानते हैं जी, इसलिए तुम्हारा इलाज कर रहे हैं जी। बहरहाल लिहाजा ये मौजू भी जो है वो क्लियर हुआ। अब उम्मीद नहीं कि आंदा कोई सवाल करेगा, अगर कोई सवाल करेगा तो अहमद ईसा ने जवाब दिया, ये रिकॉर्डिंग किसी साइंटिस्ट के पास ले जाए, या किसी वाक़तन जो ये ह्यूमन बॉडी का इल्म रखने वाला है या हयातियात का इल्म रखने वाला है, उसके पास चला जाए, उससे पूछे भाई क्या ये बंदा गलत बात कर रहा है। तो अगर तुम गलत, मुझे कोई दुनिया को ताकत गलत साबित कर दे तो मैं अपनी गलती मानने को तैयार हूँ, या जो सजा मेरे लिए तजवीज़ करिएगा मैं भुगतने को तैयार हूँ। क्यों जी? जी। अगर तुम कहो कि हमारी ख्वाहिशात की तबाह करो तो तुम्हारी ख्वाहिशात की तबाह नहीं की जाएगी। तुम हो कौन, तुम्हारी औकात क्या है, हैसियत क्या है? अल मुशरिकून अल मुनाफिकून, तुम्हारी ख्वाहिशात अहमद ईसा के जूते की नोक पर